देखो, आज देखेंगे चैप्टर 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। चैप्टर का नाम है द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें 4 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन हैं। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप में एक सेक्शन 4 जो है वो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम के बारे में बताता है। सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। और सेक्शन 6 जो है वो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। और सेक्शन 7 जो है वो बताता है कि पार्टनरशिप एट विल के बारे में। और सेक्शन जो 8 है वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में बताता है। तो सेक्शन 4 जो है देखते हैं कि सेक्शन 4 में बताया हुआ है, डेफिनेशंस दिया हुआ है, मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर कौन होता है, फर्म कौन होता है, क्या होता है, और फर्म का नाम क्या होता है। ठीक है। तो सेक्शन 4 देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, firm and firm name. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है कि भागीदार उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। किन व्यक्तियों के बीच का संबंध है? जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर दिया है। ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है, पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, है ना, जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य करता है, चलाया जाता है। तो ये क्या है? भागीदारी कहलाता है ये पूरा। तो अंशों को बांटने का जो करार है, लाभों लाभ जो है, लाभ जो होगा उसके अंशों को बांटने का करार किया जाएगा। और वो जो कारोबार करने वाले हैं, जो पार्टनर्स, वो क्या करेंगे? या तो सबकी ओर से वो चलाया जाएगा या फिर उनकी ओर से या उनमें से कुछ लोगों के द्वारा वो चलाया जाएगा। तो ये जो है वो भागीदारी कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। अब यहाँ पे देखना कि जो पार्टनर होते हैं और फर्म किसको बोलते हैं। तो जो पार्टनर क्या है कि जो व्यक्ति आते हैं और ऐसा पार्टनरशिप करते हैं, तो उनको इंडिविजुअली अपन क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। और कलेक्टिवली उनको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो जैसे दो व्यक्ति मिलके मान लो एक फर्म बनाते हैं, तो एक व्यक्ति दोनों व्यक्तियों को अपन जब इंडिविजुअली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भागीदार या पार्टनर बोलेंगे। और कलेक्टिवली जब उनको बोला जाएगा तो उनको फर्म बोला जाएगा। और उसके बाद क्या है कि वो जिस नाम से अपना कारोबार चलाते हैं, उस नाम को हम क्या बोलेंगे? कि फर्म का नाम बोलेंगे, फर्म नेम उसको बोलेंगे। जैसे मैसर्स कुछ करके वो अपना वो चलाते हैं, तो वो उनका फर्म का नाम होगा। तो ये है आपका इसमें बताया हुआ है भागीदारी, भा, है ना, भागीदार। और फर्म जो है वो क्या होता है, और फर्म का नाम क्या होता है। तो ये सेक्शन 4 में आपका बताया हुआ। अब सेक्शन 5 देखना। सेक्शन 5 बोलता है कि भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती है। पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। तो द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। एंड in a particular, the members of Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Brahmins Buddhist husband and wife carrying business as such, are not partners in such business. तो यहाँ पे क्या बताता है कि भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती है। भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं। और विशेषकर हिंदू अब विभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं,
या फिर बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं होते। तो ये बताता है आपका सेक्शन 5 जो है। अब इसमें यह है कि सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो भागीदारी के अस्तित्व का अवधारण का तरीका क्या है या ढंग क्या है वो बताता है आपका जो धारा 6 है। तो इसमें देखेंगे कि उन तरीकों को बताया हुआ है कि आप भागीदारी है कि कोई व्यक्ति भागीदार है या नहीं है, व्यक्तियों का जो समूह है वो पार्टनरशिप है कि नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, उन चीजों को बताया हुआ है। तो सेक्शन 6 बोलता है इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज और इज नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन is or is not a partner in a firm. Regard shall be had to real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. तो यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं है, अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं है, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक संबंध को, रियल रिलेशन को देखना है, का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होते हैं। तो सुसंगत तथ्य जो है वो क्या है, किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो उन सब चीजों से एक एक जो जैसे इशू बनता है कि कोई फर्म है कि नहीं है, और कोई जो पर्सन है उसमें वो उस फर्म का पार्टनर है कि नहीं है। तो इनका जब डिटरमाइन करेंगे अपन चीजों को, तो उन सभी चीजों को ध्यान, मतलब पूरे जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको साथ में रख के कंक्लूजन निकाला जाएगा कि ये चीज है, मतलब वो पार्टनर है या नहीं है, फर्म है कि नहीं है, इन सब चीजों। अब देखो एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है इसमें ये बोलता है कि एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस or of gross returns arising from property by person holding a joint or common interest in the property does not of itself make such persons partners. स्पष्टीकरण एक क्या बोलता है कि संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का या उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंश पाना स्वयं ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता है। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स और वेयरिंग with the profits earned by a business does not of itself make his a partner with the persons carrying on the business. तो स्पष्टीकरण 2 बोलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभों में से किसी अंश की या किसी कारोबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाले किसी संदाय की प्राप्ति स्वयं उसे उस कारोबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देता है। और विशिष्टतया एंड इन पर्टिकुलर द रिसीट ऑफ सच शेयर और पेमेंट। तो ए देखना कि बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्संस इंगेज्ड और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस, ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगे हुए हैं या लगने ही वाले हों। ठीक है। बी देखते हैं कि बाय अ सर्वेंट और एजेंट और रिम्यूनरेशन, किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में। सी है बाय द विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पर्सन एज एन्युटी, और किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में। और डी लास्ट है बाय अ प्रीवियस ऑनर or by part owner of a business as consideration for the sale of goodwill or share thereof does not of itself make the receiver a partner
विच द पर्सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो कारोबार के किसी पूर्ववर्तन स्वामी अथवा भागिनी स्वामी द्वारा उस कारोबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप ऐसे अंश या संदाय को प्राप्ति पाने वाले को उस कारोबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वमेव भागीदार नहीं बना देती है। अब देखते हैं सेक्शन 7 जो है, पार्टनरशिप एट विल, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will। तो पार्टनरशिप एट विल कब होता है, ये चीज बताया है सेक्शन 7 में कि इच्छाधीन भागीदारी, जहां की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उसकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यावसन के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां वह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी होगी। तो दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि कब तक चलेगा और कब खत्म होगा भागीदारी, इसके बारे में कोई उपबंध नहीं होना चाहिए। तब वो जो भागीदारी है या वो पार्टनरशिप है वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधीन भागीदारी कहलाता है। और सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 जो है वो विशिष्ट पार्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में बताता है कि अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पार्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा। तो ये धारा जो ये धारा 8 है वो विशिष्ट भागीदारी के बारे में बताती है। अब देखिए कि सेक्शन जो 6 है ये किस चीज के बारे में उपबंध करता है। तो कल जो पॉइंट अपन देखे थे कि हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर। तो इस चीज को देखेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो पार्टनर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी कारोबार में या बिजनेस में कोई व्यक्ति या कोई जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो भागीदार है या नहीं है ना, ये जानना कोई सरल काम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेक्शन 6 जो है वो ये बताता है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे आप इन चीजों को, कि यह डिटरमाइन करने के लिए कि कोई व्यक्ति का कोई समूह या है ना कोई व्यक्तियों का कोई समूह है जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो फर्म है कि नहीं है, और कोई व्यक्ति जो है ठीक है वो फर्म का पार्टनर है कि नहीं है। तो इन चीजों को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो पार्टीज हैं उनके बीच का जो रियल रिलेशनशिप है वो चीज हमको देखनी पड़ती है। और इस चीज को जानने के लिए क्या करना पड़ता है कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं ठीक है उन सबको एक साथ हमको देखना पड़ता है कि उनके एक्चुअल रिलेशनशिप को जानने के लिए कि इस मतलब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप का है कि नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या है कि ये जो प्रोविजंस हैं इनको जानने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो सेक्शन 4 में जो चीजें दी गई हैं उससे पहले सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि उसमें जो एसेंशियल्स दिए गए हैं वो, तो सेक्शन 4 के एसेंशियल जैसे आप निकालोगे तो क्या होगा कि पहला एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो आपको पार्टनरशिप बनाना है तो उनके उनके जो एसेंशियल्स पढ़े थे अपन, तो उस चीज में क्या था कि पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। जो कल की क्लास में देखे थे तो वो सभी एसेंशियल सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि केवल जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है केवल वो चीज अगर कोई करता है तो केवल उस कारण ही वो क्या है पार्टनर नहीं हो जाता है। तो इस चीज में क्या है कि इससे एक रिलेटेड एक केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, 1860 का ये केस है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर हैं
तो उनके बीच पार्टनरशिप का जो रिलेशन है, ठीक है, तो ये जो आपका डेफिनेशन में जो दिया हुआ है ना 6 वाले में, वो यही मतलब यही स्टेटमेंट सेम है कि उनके बीच के आप अगर वो पार्टनर है कि नहीं है, या उनका जो वो फर्म है कि नहीं है, इन चीजों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि वो जो व्यक्ति हैं उनके बीच का एक्चुअल रिलेशन, रियल रिलेशनशिप है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो ये डिसाइड किया था कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में 1860 के केस। अब यहाँ चीजें देखना कि जो आगे के पार्ट में चलते हैं, तो यहाँ देखो कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सेक्शन 6 में बताया गया है, ये ए से लेके डी तक का, ये चीजों को देखो कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, द पर्सन्स हु आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्टनर्स, कौन कौन से जो लोग हैं वो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ पार्टनर। तो ये चीज बताई हुई है इसमें, है ना। तो ये देखो कि पहला क्या है कि पहला देखो, पहला नोट कर लेना, इसमें लिखा भी हुआ है पॉइंट डाल के कि पर्सन्स हु हैव जॉइंट इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट है संयुक्त हित रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो साझेदार नहीं समझे। अब यहाँ पे देखो कि संपत्ति के प्राप्त लाभों, जो प्रॉफिट्स होता है या है ना, जो जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ या जो चीजें हुई, तो उसमें क्या है कि अगर उस प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, ज्वाइंट इंटरेस्ट रखते हो या कॉमन इंटरेस्ट है आपका, तो ऐसे ही अगर आप रखते हैं तो वहां पे क्या है कि आप फर्म का भागीदार नहीं समझे जाएंगे। जैसे क्या, एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उस पे कंस्ट्रक्शन कराया, 2 लोग मिलके, है ना, और उसके बाद क्या है कि उसको रेंट पे चढ़ा दिया, और जो रेंट है उसको क्या कर रहे हैं आप लोग आपस में जितना आपका पैसा लगा हुआ था उतना बराबर बांट रहे हैं। तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप नहीं है ये, और ना आप पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि कॉमन इंटरेस्ट है या ज्वाइंट इंटरेस्ट जो दिखेगा, तो उसके बावजूद भी क्या है कि आपको पार्टनर नहीं समझा जाए। अब जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं कि जहां पे क्या है ज्वाइंट ऑनर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दान से कोई संपत्ति प्राप्त किए हैं और उसका जो रेंट है वो कलेक्ट करते हैं वो, तो इससे क्या है, ये कारोबार जो ये बिजनेस नहीं हो जाता, क्योंकि वो चीज बिजनेस ही नहीं है। तो है ना, तो जब वो बिजनेस नहीं है तो आप फर्म नहीं बन पाएगा, तो पार्टनर भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पार्टनरशिप भी नहीं। ठीक है, तो ये पहले वाले का एग्जांपल था कि संयुक्त हित रखने वाले व्यक्ति, मतलब पर्सन्स हु हैव जॉइंट इंटरेस्ट जो है, वो पार्टनर नहीं समझे जाएंगे ऐसे करके। अब सेकेंड वाला जो पार्ट है, वो देखो कि धन उधार देने वाले व्यक्ति द्वारा कारोबार के लाभों में अंश प्राप्त करना। तो लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सेकंड वाला पॉइंट था उसमें देखो कि अगर कोई किसी काम के लिए उधार देता है और वो क्या करता है कि वो आपके प्रॉफिट्स में मान लो शेयर लेता है, तो केवल वो इसी कारण क्या हो जाता है कि वो प्रॉफिट जो है उसमें शेयर ले रहा है, इस कारण वो पार्टनर हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलता है थर्ड पॉइंट, देख लो कि प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय सर्वेंट और एजेंट। तो सेवक या अभिकर्ता द्वारा जो प्रॉफिट लेना है, ठीक है, तो ये चीजें अगर है प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय सर्वेंट और एजेंट, तो अगर कोई सर्वेंट है या एजेंट है, वो अपने लेबर के लिए, है ना, अपना जो पारिश्रमिक देता है उसके रूप में अगर वो क्या करता है कि प्रॉफिट में शेयरिंग लेता है, ठीक है, तो इस केवल वो प्रॉफिट में शेयरिंग ले रहा है इसलिए वो पार्टनर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग भी क्या है, जो लेबर दे के, मतलब अपना जो पारिश्रमिक दे के अगर कुछ प्रॉफिट लेते हैं, तो अगर वो सर्वेंट हो या फिर अभिकर्ता हो, तो वो क्या किया जाएगा, उनको पार्टनर नहीं समझा जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो है चाइल्ड और विडो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे मृत भागीदार के बच्चे या विधवा जो हैं वो देखें, तो किसी मृत भागीदार की विधवा, ठीक है, या फिर बच्चों द्वारा वार्षिकी के रूप में अगर कोई लाभ लिया जाता है, ठीक है, लाभ में अंश
मतलब अंश लिया जाता है उसका, तो भी वो क्या है, फर्म का पार्टनर नहीं होंगे। वो वार्षिकी जैसा एन्युटी अगर उनको मिलता है तो भी वो पार्टनर नहीं समझे जाएंगे। और उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, इसमें देखना है कि सेलर ऑफ गुडविल जो होता है उसके बारे में क्या प्रोविजन किया। तो ये भी क्या है, आपके पार्टनर नहीं होंगे, कि कारोबार के किसी जो प्रीवियस ऑनर है या फिर है ना, ऑनर है, वो क्या करता है कि उस कारोबार का जो गुडविल है, ठीक है, उसको बेचने के कारण अगर वो क्या करता है, प्रॉफिट में अगर वो उसको शेयरिंग मिल रहा है, ठीक है, तो केवल वो इस कारण जो है वो क्या है कि फर्म का पार्टनर नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ रियल रिलेशनशिप देखने के लिए कंक्लूड करते हैं अपन कि रियल रिलेशनशिप देखने के लिए ना, कि केवल जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, इस चीज, केवल इस एक अकेले चीज से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कोई जो पर्सन है वो मतलब आपका पार्टनर होगा, मतलब फर्म में पार्टनर होगा या नहीं होगा। इससे ये डिसाइड, केवल इस एक चीज से ये डिसाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन सेक्शन 6 जो है वो क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है सेक्शन 7 के बारे में। तो यहाँ पे ये देखना कि जो पार्टनरशिप एट विल है वो आपको सेक्शन 7 में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, और देखो सेक्शन 43 जो है ना, इसमें ये बताया है कि उसका उस जो पार्टनरशिप एट विल है उसका क्या होगा, कि वो उसका विघटन कैसे होगा उसके बारे में प्रोविजन बताया 43 में। तो इससे एक रिलेटेड केस है। तो ये केस है कि बनारसी दास वर्सेस काशीराम का जो केस है 1963 वाला, इसमें क्या था कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि अगर केवल आप सूट फाइल कर देते हो, ठीक है, डिसोल्यूशन के लिए, तो ये सूट फाइल करना ही पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल के डिसोल्यूशन के लिए ये केवल आप अगर सूट फाइल कर दोगे तो वो ही उस सूट फाइल करने से ही हो गया डिसोल्यूशन, ऐसा नहीं समझा जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि जो सम्मन्स है उसका जब तामीली होगा, तो जो डेट, जिस डेट को वो तामील होता है सम्मन्स जो है, उस डेट को ये समझा जाएगा कि आपने नोटिस दिया है। तो डिसोल्यूशन के लिए क्या है कि यहाँ पे क्या करने पड़ेगा कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटिस देने के बाद क्या है कि जैसे ही वो मिल जाएगा नोटिस, तब ये समझा जाएगा कि विघटित हो गया है ना। तो ये जो चीज है बनारसी दास वर्सेस काशीराम वाले में बताया था कि केवल अगर आप सूट फाइल कर देते हो तो ये नहीं समझा जाएगा कि डिसोल्यूशन के लिए आपने नोटिस दे दिया है। जब वो सम्मन जाएगा सामने वाले के पास, उसका तामीली होगा, तो उस वो जो डेट है, जिस डेट को तामील होगा, तो उस दिन से माना जाएगा कि ये इफेक्टिव है या प्रभावशील है, ऐसे कर। ठीक है, अब देखो यहाँ जो एसेंशियल एलिमेंट्स है इसके लिए, पार्टनरशिप एट विल के लिए, कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो है ना एग्रीमेंट बना है या पार्टनरशिप डीड जो आपकी बनी हुई है, उसमें सबसे पहली चीज है कि कितने समय तक के लिए आप ये काम कर रहे हो, इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि वो कब तक रहेगा या कब विघटित हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को भी उल्लेख नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखने वाली बात है। ये दोनों चीज जब नहीं, जिस मतलब है ना, ये दोनों चीज अगर नहीं पाई जाएगी आपके पार्टनरशिप डीड में, तभी ये समझा जाएगा कि वो पार्टनरशिप एट विल है ना। अब यहाँ पे देखो कि टेस्ट कैसे करते हैं कि कोई जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल है कि नहीं है, ऐसे करके। तो इन चीजों को भी क्या करते हैं कि अपन को, हमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर सबसे पहली चीज, अगर वो रिटर्न में आपके पास डीड है, तो उससे तो क्लियर पता चल जाएगा कि ये दोनों चीजें जो ऊपर में मैं आपको बताया उनको देखना है, और वो अगर है तो नहीं होगा, और नहीं है तो ये पार्टनरशिप एट विल होगा, ऐसे करके। अगर ओरल मतलब कोई अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, ठीक है, साझेदारी का, तो वहां पे आप क्या करोगे कि जो ओरल एविडेंस है, जैसे जो पार्टीज के बीच में जो बातचीत हुई है या कोई विटनेस आता है, या इन सब चीजों से जो ओरल एविडेंस है, अपन क्या कहें, कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे कि क्या था। तो इसमें भी ये दो चीजें देखने की बात है कि वहां पे पार्टनरशिप कब तक चलेगा, इसका कोई अगर ये चीज डिसाइड नहीं हुई है,
है ना। और दूसरी चीज ये है कि कब बंद कर दिया जाएगा काम को या कब खत्म हो जाएगा भागीदारी, इस चीज का जब उसमें कोई इन्होंने क्या है, इन्होंने बातचीत नहीं की थी इन दोनों चीजों के बारे में, तब क्या है, तब ही वो जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल समझा जाएगा इसे। ठीक है। और देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो, मतलब एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम डिसाइड कर लें कि कोई जो पार्टनरशिप इनके बीच में जो इनका इंटेंशन था वो क्या था, कब तक काम करने का था, कब खत्म करने का था, ये इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कोई डिसाइडेड। ठीक है। अब देखो, इससे एक रिलेटेड केस है कि MOH उद्मन वर्सेस MOH असलम। ये है 1991 का केस है। इसमें ये बताता है कि अगर आपने, मतलब किसी जो आपका एग्रीमेंट जो बना हुआ है ना, उसमें अगर आप ये बताते हो कि जब तक इसमें दो पार्टनर रहेंगे तब तक ही ये पार्टनरशिप रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने बता दिया कि कब तक ये पार्टनरशिप बने रहेगी ऐसे करके। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगा ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो रमेश कुमार वर्सेस श्रीमती लता देवी। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटेंशन है, अगर आप जैसे अगर डीड में ये पाया जाता है कि वहां पे लिखा था कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो ये पार्टनरशिप नहीं रहेगा ऐसे करके, तो ऐसे भी जो चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी क्या है, पार्टनरशिप एट विल, ऐसे जो पार्टनरशिप है उनको पार्टनरशिप एट विल नहीं समझा जाएगा ऐसे। तो ये क्लियर हुआ पार्टनरशिप एट विल वाला, सेक्शन 7। अब देखो जो सेक्शन 8 में दिया हुआ है एग्जाम्पल, मतलब जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों या उपक्रमों में भागीदार बन सके। तो ऐसे क्या है, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, ऐसी जो पार्टनरशिप है उसको बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब किसी ना एक विशेष काम के लिए अगर पार्टनरशिप है तो वहां पे क्या है, तो उन चीजों को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है आपको क्या, सेक्शन 8 में दिया हुआ है। अब देखो इसमें मतलब क्या है कि मतलब एक स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आपने क्या किया हुआ है कि साथ में लगे हुए हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है। फिर प्रॉफिट में शेयरिंग करेंगे, अगर ऐसा कोई चीजें हुई हैं आपके बीच में तो ये क्या है केवल, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप चीजें करते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे दो एडवोकेट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक केस में ये साथ मिलके लड़ते हैं उस केस को, और ये डिसाइड करते हैं कि जो भी उनको फीस मिलेगी उस, है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उनको उसमें क्या करेंगे कि वो शेयर कर देंगे उस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर किसी एक केस को ही डील कर रहे हैं ना, दूसरे केसेस में या दूसरी जगह पे, या फिर वो अपने जो प्रोफेशन है उसमें दूसरी जगह पे वो साथ में मिलकर काम नहीं करते, पर्टिकुलर किसी किसी एक केस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका ट्रांजेक्शन है वो स्पेशल केस के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके लिए एक डिसाइडेड केस है यहाँ पे कि ओपन हीमर वर्सेस फ्रेजर, 1907 का एक केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, आप ये समझ के चलो कि कोई ज्वेलरी है, उसको बेचने के लिए अगर कोई उसको खरीदना है या बेचने के लिए अगर कोई स्पेशल पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर पार्टनरशिप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 8। अब कोई डाउट है तो पूछें।
क्यों चैप्टर 2